गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है जामुन का पेड़। यह एक कहानी है जो कि कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद्र के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विद्या को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र जी का नाम महत्वपूर्ण है। जामुन का पेड़ कहानी एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग है और व्यंग में जैसे कि छोटी सी घटना को अधिक दिखाकर नमक मिर्च लगाकर दिखाया जाता है, तो उसी का ही यहाँ पर भी पालन हुआ है। और ये घटनाएं हमें अविश्वसनीय लगती हैं, इन पर विश्वास नहीं होता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन व्यंग कथाओं में ऐसे भी दिखाया जाता है। और इस कहानी में जैसे कार्यालयों में तौर तरीका अपनाया जाता है, उसके बारे में दिखाया गया है। सरकारी काम कैसे धीरे धीरे चलते हैं या बिल्कुल स्लो रूप में चलते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक व्यक्ति अपना काम खुद को व्यस्त दिखाते हुए दूसरे के सिर पर मढ़ देता है, तो इस प्रकार की भावनाएं भी इस चैप्टर में दिखाई गई हैं। इसी के साथ साथ इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। इस कहानी जामुन का पेड़ में यह दिखाया गया कि एक जामुन का पेड़ जो कि सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी दब गया है। तो ये मैटर किस किस के कौन कौन से विभाग के पास जाता है, उसी के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। और जो आदमी दबा हुआ है उसको निकालने के प्रति लोगों की कैसी भावनाएं होती हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास और क्लर्क दौड़कर सुप्रिटेंडेंट के पास गया। सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। इस प्रकार कि एक पेड़ जो गिर गया है और उसके नीचे आदमी दबा हुआ है। तो ये बताने के बाद उन्होंने बताया कि माली किसके पास गया, फिर चपरासी किसके पास गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुन भी कितनी रसीली होती है। इस प्रकार ये आपस में बातें करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को निकालने के बारे में कोई नहीं सोचता। फिर वो सोचते हैं हाय यह आदमी, चपरासी ने कहा। सुप्रिटेंडेंट भी सोच में पड़ गया, मर गया होगा। इतनी भारी पेड़ जिसके पीठ पर गिरे वह कैसे बच सकता है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने कठिनता से कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। माली ने सुझाव दिया कि हमें पेड़ को हटाकर जल्दी से निकाल लेना चाहिए। फिर एक मोटा चपरासी बोला नहीं है, मुश्किल मालूम होता है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुप्रिटेंडेंट हुक्म दे तो हम अभी 15-20 चपरासी क्लर्क में लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल लेते हैं। तो इसके बाद सुप्रिटेंडेंट ने कहा मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, इस प्रकार वो एक से दूसरे तक पहुंचते गए। लास्ट में जॉइंट सेक्रेटरी ने आदेश दिया। फिर वह घूमते घूमते फिर फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर पर खाने के बाद आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। फिर वह सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया कि हम लोग उस पेड़ को नहीं काट सकते, क्योंकि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है और कृषि विभाग के अधीन है। तो इस प्रकार अब व्यापार विभाग ने कृषि विभाग के आगे अपना मैटर रख दिया। तो अब ये फाइल कृषि विभाग में जा रही है। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया, पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, तो इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटाने की जिम्मेवारी व्यापार विभाग पर है। व्यापार विभाग को यह पढ़कर गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार फाइल चलती रही। फिर यह जवाब आया कि क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार वृक्ष है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब रात को माली ने दबे
हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों ओर मतलब उस आदमी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। किसी एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। तो अब ये मैटर हार्टिकल्चर के पास पहुंच गया है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। माली ने फिर उससे पूछा, तुम्हारा कोई वारिस है कि मैं जिसे खबर दे दूं और कोई काम हो? वो कहता है, नहीं मैं लावारिस हूँ। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था कि ये पेड़ लगाओ की स्कीम चल रही है, ऐसे में कोई कहता है कि पेड़ काट दो, वह भी फलदार। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो इसके बाद एक मंजले ने कहा, यदि पेड़ नहीं काट सकते तो हम इस आदमी को ही काट लेते हैं। और ये बात सबको सही लगी। इसके बाद यह मैटर मेडिकल विभाग के पास चला गया कि आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, इस आदमी को ही काट कर हम बाहर निकाल लेते हैं और इसकी मेडिकल से प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। तो यह मामला वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ आदमी के प्रति संवेदनाहीन है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि मामला अब ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी ये कहाँ भर कर बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो यह अफवाह सुबह तक सारी फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए आ गया और इस प्रकार यह चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली के शायर जमा होने शुरू हो गए। इसके बाद सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण हो गया। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि यह एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई तो एक सेक्रेटरी बेचारा भागा उसी समय गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचा और दबे हुए आदमियों से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने हाँ में उत्तर दिया। किस नाम से हो? ओस। तो मतलब वो उसकी पहले वाली जानकारी निकालने लगा। अच्छा, वह ओस का फूल तुम्हारा ही गद्दा है? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। तो वो कहने लगे कि तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? उन्होंने नहीं। फिर कहते आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं है, यह कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। उन्होंने अपने विभाग को फौरन खबर दी। उस विभाग ने आकर कहा कि हम तुम्हें पेड़ से नहीं निकाल सकते। उसका नाम अपनी जो एकेडमी है उसमें ज़रूर लिख लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बीवी को, बच्चों को वजीफ़ा दे सकते हैं, वो अगर तुम दरख्वास्त दो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक कर बोले।
मुसीबत है। यह सरकारी साहित्य आदमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। तो शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था कि अब ये दबा हुआ आदमी, जिसका स्वास्थ्य भी जवाब दे रहा है, कल तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है और कल सवेरे तक किसी न किसी तरह तक उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आए तो मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए, क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा होगा कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। तो अब यह 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। हमें पहले वहाँ से अप्लाई करके वहाँ से पूछना होगा काटें या ना काटें। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? एक क्लर्क ने यह सवाल जवाब दिया या अपना मत रखा। कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और सुनते हो आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हुई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो हमने ये पढ़ा कि जैसे ये कार्यालय के तौर तरीके चल रहे हैं बहुत स्लो, तो इसमें अमानवीय बातें भी प्रकट हुई हैं। इस प्रकार यह कहानी भी अब समाप्त हो चुकी है, जो कि एक व्यंग थी। थैंक यू।